नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण के उपायों के बारे में। और उसमें कल हमने देखा था केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण के परिमाणात्मक उपाय, जिनमें हमने बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, तरल कोषानुपात, वैधानिक कोषानुपात, इनकी बात हमने की थी, जिनका उद्देश्य हमारी अर्थव्यवस्था में पूरी साख की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। तो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसके हिसाब से केंद्रीय बैंक ये निर्धारित करता है कि देश में साख का विस्तार करना है या संकुचन करना है, तो वो उन उपायों को काम में लेकर के काम करता है। अब आज हम बात करेंगे साख नियंत्रण के चयनित या गुणात्मक उपायों के बारे में। चयनित या गुणात्मक उपाय वो उपाय होते हैं जो कि पूरी अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष की साख की मात्रा को ये प्रभावित करते हैं। कई बार केंद्रीय बैंक कई बार ये महसूस किया जाता है कि देश में कालाबाजारी, किसी विशेष वस्तु की कालाबाजारी बढ़ रही है या होल्डिंग बढ़ रही है या मुनाफाखोरी बढ़ रही है, तो ऐसे में केंद्रीय बैंक ये चयनित साख के उपाय काम में लेकर के इन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो इसमें सबसे पहला उपाय जो केंद्रीय बैंक अपनाता है वो है मार्जिन की आवश्यकताओं का निर्धारण। मार्जिन की आवश्यकता का अर्थ ये होता है कि प्रतिभूति या मार्जिन की आवश्यकता हमारी वो होती है जो कि प्रतिभूति की कीमत का ये वो अनुपात होता है जिससे बैंक उधार नहीं देता है। अब जैसे मान लें केंद्रीय बैंक ने मार्जिन किसी भी क्षेत्र चीज़ का 50% निर्धारित किया है, तो ऐसी स्थिति में 1000 रुपये की प्रतिभूति पर इसके खरीदार को 500 रुपये नकद देने होंगे और उसे बैंक का बाकी 500 रुपये का कर्ज मिल जाएगा। यदि ये मार्जिन बढ़ाकर 60% कर दिया जाता है तो खरीदार को 600 रुपये नकद देने होंगे और 400 रुपये का कर्ज उसे मिलेगा। इस तरह से मार्जिन को बढ़ाकर खरीदार के लिए कर्ज की मात्रा घटाई जा सकती है और मार्जिन को घटाकर कर्ज की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार मार्जिन की आवश्यकता के निर्धारण से कर्ज की मात्रा का निर्धारण होता है। अब भारत में जैसे समय समय पर ये देखा गया कि खाद्यान्न, तिलहन, कपास, वनस्पति तेल आदि वस्तुओं में सट्टेबाजी और संग्रहण की प्रवृत्ति है, तो उसे रोकने के लिए इस उपाय का समय समय पर प्रयोग किया गया। इसके संबंध में मार्जिन का अनुपात बढ़ाने से उधार में कमी की स्थिति उत्पन्न होती है और मार्जिन का अनुपात घटाने से उधार में वृद्धि होती है। विभिन्न वस्तुओं की दशाओं को देखकर उनमें सट्टेबाजी को रोकने के लिए मार्जिन के अनुपात बढ़ाए जाते हैं और सामान्य दशाओं में ये घटाए जाते हैं। दूसरा उपाय जो केंद्रीय बैंक करती है वो है उपभोक्ता साख का नियमन। आजकल जो व्यापारिक बैंक हैं वो ग्राहकों को टिकाऊ वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए साख की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत शुरू में एक न्यूनतम राशि का भुगतान करना होता है और बाद में किश्तों में शेष राशि देनी होती है। मुद्रास्फीति के समय उपभोक्ता साख को थोड़ा कड़ा कर दिया जाता है और मंदी के समय इसको थोड़ा नरम कर दिया जाता है। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाने में मदद मिलती है। अतः माल की किश्तों में बिक्री और खरीद की प्रणाली ज़्यादा लोकप्रिय होती जा रही है। तीसरा है, और आजकल तो इसको बढ़ाने के लिए, व्यक्तिगत वस्तुओं के उपभोग को बढ़ाने के लिए 100% लोन तक भी दिया जाता है। तीसरी बात है निर्देशों के माध्यम से नियंत्रण। केंद्रीय बैंक को ये अधिकार है कि व्यापारिक बैंकों को कुछ उद्देश्यों के लिए ऋण देने के लिए मना कर सके, कुछ उद्देश्यों के लिए कर्ज की अधिकतम सीमाएं तय कर सके और बैंक कर्जों की कुल मात्रा पर प्रतिबंध लगा सके। इसके लिए उन्हें सामान्य निर्देश वो दे सकता है या एक विशेष बैंक को विशेष प्रकार का सौदा न करने के लिए निर्देश दे सकता है।
व्यापारिक बैंक को इन निर्देशों का पालन करना होता है। इसके लिए केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के लिए परिपत्र जारी करता है। आमतौर पर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन केंद्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों की आवश्यकताओं को पूरा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है साख की राशनिंग। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक का विशेष बैंक या बैंकिंग प्रणाली के लिए साख की मात्राओं को सीमित कर देता है। ये कुल साख की मात्रा के रूप में होने वाला मात्रात्मक नियंत्रण का रूप ले लेती है और विशेष किस्म की साख से जुड़ी होने पर ये गुणात्मक या चयनित नियंत्रण का रूप ले लेती है। विश्व के विभिन्न देशों में केंद्रीय बैंक द्वारा साख की राशनिंग की विधि का उपयोग किया गया है। अधिनायक शाही राज्यों ने इस पद्धति का विशेष रूप से उपयोग किया है। साख नियंत्रण की इस विधि में बैंकों की स्वतंत्रता पर अंकुश लग जाता है, इसलिए लोकतांत्रिक देशों में इसे पसंद नहीं किया जाता है। इसे नियोजन की आवश्यकता के लिए कुछ समय के लिए अपनाया जा सकता है, लेकिन इसका अधिक व्यापक रूप से उपयोग नहीं होना चाहिए। फिर है नैतिक दबाव। नैतिक दबाव के अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के ऊपर बैंकों के ऊपर नैतिक दबाव डालता है ताकि मुद्रास्फीति के समय व्यापारिक बैंक स्वेच्छा से साख पर रोक लगाएं और मंदी के समय साख का विस्तार करें। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सलाह देता है कि वे इस तरह की बैंकिंग नीति का पालन करें और इस तरह की कर्ज नीति का पालन करें। वो डायरेक्शन इसके लिए दे सकता है, लेकिन उसकी बात नहीं माने जाने पर वो कोई सज़ा भी नहीं देता है। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक का सम्मान करते हैं और वो मात्रात्मक और गुणात्मक साख नियंत्रणों को लागू करने में केंद्रीय बैंक को सहयोग देते हैं, क्योंकि वे केंद्रीय बैंक से हमेशा सहयोग लेना भी चाहते हैं। इस प्रकार केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों के बीच परस्पर उच्च स्तरीय व्यवहार बना रहता है। व्यवहार में नैतिक दबाव की सफलता केंद्रीय बैंक के व्यवहार पर निर्भर करती है। यदि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को भरपूर वित्तीय सहायता देता है तो वे निश्चित रूप से उसका नैतिक दबाव स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो है प्रचार का। केंद्रीय बैंक साख और व्यापार की दशाओं पर नियमित रूप से आर्थिक विवरण प्रकाशित करते रहते हैं। इससे लोगों को उनकी साख नीति की भी जानकारी होती है। समय समय पर मौद्रिक और बैंकिंग नीति पर केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए प्रचार का व्यापारिक बैंकों पर गहरा असर होता है और उससे साख नियंत्रण के काम में सहूलियत बढ़ जाती है। बैंक दर व खुले बाजार की क्रियाओं के संचालन में प्रचार की भूमिका अहम होती है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्यवाही के तहत केंद्रीय बैंक एक गुनाहगार या दोषी बैंक पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है, जबकि नैतिक दबाव में नैतिक प्रभाव व समझाने बुझाने पर ही बल दिया जाता है। कड़ी कार्रवाई के तहत केंद्रीय बैंक दोषी बैंक को पुनर्कटौती की सुविधा से वंचित कर देता है, उसको पूंजी और रिजर्व की राशि से अधिक राशि उधार देने से मना कर देता है और एक सीमा के परे कर्ज़ों पर ऊंची ब्याज दर लेने लग जाता है। लेकिन ये विधि कठोर मानी जाती है और आजकल व्यवहार में इसका उपयोग बहुत सीमित हो गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष कार्रवाई का महत्व बहुत कम है। तो इस तरह से साख नियंत्रण के गुणात्मक उपायों की भी साख नियंत्रण में बहुत उपयोगी भूमिका है, लेकिन ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं पर लागू नहीं होते जो केंद्रीय बैंक के नियंत्रण से काफ़ी परे हैं। साख नियंत्रण के चयनित उपायों को व्यवहार में अपनाना सुगम नहीं होता, फिर भी विभिन्न देशों की भिन्न परिस्थितियों में साख नीति का प्रमुख अंग ये माने जाते हैं। तो ये हमारे केंद्रीय बैंक के कार्य थे और अब बाकी अपन आगे कल देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।
और उसके बारे में बात करेंगे।